नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 26वां एपिसोड है। तो आज इस एपिसोड में पिछले सप्ताह हुए कुछ बैंकिंग की खबरों के बारे में हम बात करेंगे। उनमें पहली खबर जो है वो है भारत का बढ़ रही अर्थव्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ। दूसरा है रिजर्व बैंक ने डिस्कार्ड किए हैं 9,445 पुराने अपने सर्कुलर्स और उसकी जगह नए सर्कुलर कंसोलिडेटेड डायरेक्शन जारी किए हैं। उसके साथ ही रिजर्व बैंक ने और सरकार ने एक यूनिफाइड पोर्टल की बात की है, वो जल्दी ही बन जाएगा। और बैंकों में आए 3 नए उच्च अधिकारी और डीएफएस की मीटिंग में क्या रहा यूएफबी के साथ, इन 5 मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले है भारतवर्ष के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, खुशी की बात है कि हमारी जो जीडीपी है वो तेज गति से बढ़ रही है। जहां यूएस प्रेसिडेंट ने टैरिफ वार के रूप में भारत के ऊपर इतने टैरिफ लगा दी, उसके बाद भी जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो क्वार्टर रहा उसमें 8.2% की दर से जीडीपी की ग्रोथ हुई है। उससे पहले वाले क्वार्टर में 7.8% की थी और पिछले साल जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 5.6% थी। यानी इतना कुछ भारत के विरुद्ध खड़ा होने के बाद भी भारत की व्यवस्था किस प्रकार से बढ़ रही है और जो टारगेट है 2030 का, उसको उससे पहले ही अचीव कर लिया जाएगा ऐसा लगता है। ये खुशी की बात सभी देशवासियों के लिए निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सभी लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है। सरकार ने जो जीएसटी में रिफॉर्म लाया वो भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर कारण बना है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज गति से बढ़ रही है, वहीं पर विश्व के बाकी बड़े बड़े देश जो है वो कहीं हमारे पास भी नहीं खड़े होते। चाइना 5.2% से, यूएस 2.1% से, जापान 1.2% से, यूके 1.2% से, फ्रांस 0.7% से और जर्मनी -0.2% से। यानी बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़ रहा है। तो ये निश्चित रूप से हमारे भारतवासियों के लिए अच्छी खबर है। बैंकिंग का भी इस जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो रोल है वो जीडीपी में बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। अगली बात करते हैं रिजर्व बैंक की। रिजर्व बैंक ने अभी तक 9,445 जो उन्होंने सर्कुलर समय समय पर जारी किए थे बैंकों के लिए, उनको डिस्कार्ड कर दिया है, उनको स्क्रैप कर दिया है। उनको कहना है कि सर्कुलर के बाद सर्कुलर बहुत कंफ्यूजन था बैंकों के लिए भी, तो उन्होंने इस प्रकार से उसको करके और 244 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस जो है उन्होंने जारी की हैं। यानी 3,809 जो सर्कुलर्स थे उनको कंसोलिडेट किया और बाकियों को डिस्कार्ड कर दिया है। तो अभी 244 कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस हो गई। रिजर्व बैंक का कहना है कि आगे से कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा उसको सर्कुलर ना कह के उसको डायरेक्शन के रूप में जो है वो कहा जाएगा। रिजर्व बैंक डिजिटलाइजेशन की ओर भी फोकस कर रहा है। बैंकों को भी उन्होंने कहा है कि आप भी डिजिटल
बैंकिंग के ऊपर फोकस कीजिए। यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, डिजिटल बैंकिंग है, इन सब का जो इम्प्रूवमेंट है वो जो है इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा उनका रोल है। तो इसलिए फोकस ये है कि सभी पैरामीटर्स पर बैंक जो है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे, और आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो हमें डिजिटल रूप में ही मिले, और जहां ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती थी वहाँ पर भी डिजिटल के रूप में हमें सर्विस देने के लिए बैंकिंग में मशीन खड़ी हो। लेकिन उसी के साथ रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी चेताया है कि आप कस्टमर को कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये डिजिटल सर्विस शुरू कीजिए, यानी आप ये मोबाइल बैंकिंग कीजिए या कुछ भी कीजिए। और आपका जो भी प्रोडक्ट है वो जब ग्राहक जो है अपना ऐप खोलता है तो उसके ऊपर सारे आपके वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होने चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ताकि उनकी सबकी जानकारी जो है ग्राहक के पास हो। यानी रिजर्व बैंक ग्राहकों के लिए भी चिंतित है और बैंकों को कम्युनिकेशन के लिए भी उसने बहुत बड़ा एक ये कदम उठाया। उसके साथ जो डीएफएस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सरकार अभी तक अलग अलग पोर्टल थे अनक्लेम्ड मनी, अनक्लेम्ड एसेट्स को क्लेम करने के लिए। यानी बैंकों का कोई अगर आपका अनक्लेम्ड पैसा है तो उसके लिए रिजर्व बैंक का उद्गम पोर्टल है, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। आजकल बैंक स्पेशल कैंप लगाकर लोगों को उनका जो अनक्लेम्ड पैसा है वो वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आईआरडीए का बीमा भरोसा एक ऐप है, उनका भी पोर्टल है। यानी बीमा से संबंधित कोई भी आपकी पॉलिसी है, खो गया है या आपको पता नहीं है तो उसकी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। वैसे ही जो सेबी है, यानी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के कोई शेयर्स किसी के आपके अनक्लेम्ड हैं तो उनको खोजने के लिए मित्रा के नाम से एक पोर्टल है। अभी सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये अलग अलग पोर्टल ना होकर एक यूनिफाइड पोर्टल हो जाए, यानी किसी तरीके की भी अनक्लेम्ड एसेट्स हो, बैंक का पैसा हो, सभी एक पोर्टल पर जाकर आप ढूंढ सकें कि हमारे किसी परिजन का कोई ऐसा पैसा, शेयर या इंश्योरेंस पॉलिसी तो अनक्लेम्ड नहीं पड़ी हुई। यानी आने वाले दिनों में एक और सुविधा नागरिकों को सरकार जो है वो देने वाली है। अब बैंकों में समय समय पर नियुक्तियां होती रहती हैं और बैंक का टॉप मैनेजमेंट जो है उसमें भी बदलाव होता रहता है। तो इसी सप्ताह 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनके अंदर बदलाव हुआ है, नई नियुक्तियां उनकी हुई हैं। सबसे पहले मिस्टर अमरेश प्रसाद जो हैं वो यूनियन बैंक में ईडी के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया है। वो पंजाब नेशनल बैंक से हैं और बहुत क्षेत्रों में उन्होंने जो है काम का अनुभव है। वैसे ही श्री सुनील कुमार चुग जी कैनरा बैंक में उन्होंने ईडी के रूप में ज्वाइन किया है और वो पंजाब नेशनल बैंक में चीफ जनरल मैनेजर थे, लेकिन उनका ओरिजिनल बेस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था। उनके पास भी बहुत सारे क्षेत्रों का बैंकिंग का अनुभव है। वैसे ही एक और श्री प्रभात किरण जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ईडी के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया है और वो कैनरा बैंक से ओरिजिनली चीफ जनरल मैनेजर थे। यानी ये 3 लोग जिन्होंने बैंकिंग अलग अलग बैंकों में काम करने के बाद दूसरे बैंकों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किया है। तो हमारी इन सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को शुभकामनाएं उनके नए असाइनमेंट के लिए। अंत में जो विषय है जो अभी आज चर्चा में है, नए श्रम कानून।
न्यू लेबर कोड जो सरकार ने 4 बनाए हैं उसके ऊपर बहुत चर्चा है। बैंकों में भी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है इसको देखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बैंकों की यूनियन को बातचीत के लिए 27 तारीख को बुलाया था। मुझे लगता है कि डीएफएस का कंसर्न था कि बैंक की यूनियन इसके बारे में क्या कहती हैं, क्या कोई वो आंदोलन करने वाली है, क्या उनका कोई इसके ऊपर विरोध है, वो सारी जानकारी और बताने के लिए था। लेकिन बैंकों में जिस प्रकार से अभी आउटसोर्सिंग है, लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, सालों साल करते रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी फोर्स है, लगभग 2 लाख के करीब कर्मचारी हैं बैंकों में, जिनका ना तो कोई लेटर है ना उनको कोई सैलरी स्ट्रक्चर है। क्या यूनियंस और डीएफएस मिलके इन नए श्रम कानूनों के बाद उनका कुछ भला कर पाएंगे? यदि अगर वो भला कर पाएंगे तो बैंकों के लिए ये नए श्रम कानून जो है वो फ़ायदेमंद होंगे। हालांकि ये जो मीटिंग थी डीएफएस की, ये सिर्फ ये देखने के लिए थी कि भाई जो कर्मचारी यूनियन है उनका इन लेबर कोड्स के बारे में क्या कहना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये नए लेबर कोड्स बैंकों में 2 लाख से ज़्यादा उन कर्मचारियों का कुछ मदद कर पाएंगे। ट्रेड यूनियन को इसके बारे में ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। तो आज की बैंकिंग की बात में यहीं तक। अगली शनिवार फिर मिलेंगे बैंकिंग की बात के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे उत्साह मिलता रहे।